जी चैप्टर पर। मैं बात कर रहा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यश, मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फास्ट? Where product differentiation फीचर ऑफ। is under the monopolistic competition in which the difference between price, ऑल taste, color, मैं and बोल ऑल द फर्म सोल्ड सेम टाइप ऑफ कमोडिटी बट डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कलर, साइज, पैकिंग, नेम एंड इट्स प्राइस। ये फीचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अलावा ओलिगोपोली की कौन सी फॉर्म में होता है? नाम चाहिए मुझे ओलिगोपोली का टाइप। they are imperfect. इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, जहां हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है। ऐसे ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब की बार सुरेंद्र बोलेगा। सुरेंद्र, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Charging different price from different customers. Same firm sold same commodity to different group of people at different price and always succeed। ऐसे ही मैंने परफेक्ट कंपटीशन में आपको याद कराया होमोजीनियस प्रोडक्ट। मयूरी, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ perfect competition in which there all is the no all the firms sold same commodity which have no distinction on the basis of। taste, color, size, price, etc. एक और बात पूछूंगा जल्दी जल्दी, जितेश अग्रवाल, परफेक्ट कंपटीशन में एआरएमआर कैसा? जल्दी। इक्वल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक। अगली बात, मोनोपोली एआरएमआर कैसा होता है? डिमांड कर्व की चर्चा, जितेश। इनइलास्टिक। डिमांड कर्व इनइलास्टिक होता है। और एआरएमआर की बात क्या याद करेंगे आप? एमआर इज ऑलवेज लेस देन एआर। एआर। ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जितेश रिपीट करें यही बात। एआर एंड एमआर आर इलास्टिक। नहीं एआर नहीं, इलास्टिक होता एआर है। इलास्टिक होता है, एमआर इज ऑलवेज लेस देन एआर। बढ़िया बात। एआर। एक और बात पूछना चाहूंगा, फिर पूरी क्लास मन में रिवाइज करो। मयूरी, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्ट कंपटीशन में कौन सी पोजीशन है प्रॉफिट की? Normal. नॉर्मल प्रॉफिट। सारे याद कर लो, माइंड में डायग्राम और उसकी कंडीशन होनी चाहिए। दोबारा मयूरी से क्वेश्चन है, मोनोपोली में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या पॉसिबिलिटी होती है? Abnormal अब profit. नॉर्मल प्रॉफिट। रीजन मालूम होने चाहिए, बाजार में दूसरा आदमी एंटर नहीं कर सकता, जिसके चलते अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और तीसरी और अंतिम बात जो हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की लास्ट क्लास में खत्म करी है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। मयूरी, Sir, normal. नॉर्मल प्रॉफिट। रीजन बता दिया था मैंने, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो भैया मेरा क्वेश्चन था शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में चार डायग्राम्स। चार डायग्राम्स। पहला डायग्राम सामने चल रहा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, अच्छा थ्योरी तो बदलती नहीं है, वो तो परफेक्ट कंपटीशन में भी वैसी है, सिर्फ डायग्राम में रेवेन्यू के कर बदल रहे हैं। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में सिर्फ फर्क इलास्टिक और इन इलास्टिक का है। यश, बात याद हो रही है बच्चे? डायग्राम इलास्टिक इन इलास्टिक। हाँ भैया। तो किसी को भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। डायग्राम की पोजीशन आपको मालूम है, ए आर एम आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक बार एवरेज कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करेगा, सामने बना हुआ है अब नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरी बात टेंजेंशियल है, बोले तो पोजीशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और ये एवरेज कॉस्ट ओवर एंड अबव है अब नॉर्मल लॉस। इस अब नॉर्मल लॉस में फैक्ट्री घाटे में कब चलेगी, कब बंद होगी, इसके लिए यहाँ पर एवीसी खींच रखी है। एवीसी या तो एआर के टेंजेंशियल हो जाए या उससे ऊपर हो जाए, फैक्ट्री शटडाउन। अगर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस लाइन से नीचे चली गई इंटरसेक्टिंग, तो फैक्ट्री कंटिन्यू इवन इन द पोजीशन ऑफ लॉस। सुरेंद्र, बात याद आ रही है? हाँ भैया। ये तीसरी बार चल रहा है बच्चों। मार्केट के बदलने से थ्योरी सेम है, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, चारों पैराग्राफ। डायग्राम में सिर्फ रेवेन्यू के कर्व की पोजीशन बदल रही है। परफेक्ट कंपटीशन ए आर एम आर इक्वल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मोनोपोली में ए आर एम आर में दोनों में क्या है, एम आर इज लेस देन ए आर, लेकिन वहां इन इलास्टिक है। और मोनोपोलिस्टिक में इलास्टिक है। सुरेंद्र, क्लियर है? टॉपिक आगे चलाऊं? हाँ भैया। तो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के बाद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सबको मालूम है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ फीचर को बताएगा किसकी वजह से ऐसा होता है, फ्री एंट्री। हाँ फ्रीडम एंट्री एंड भैया, बस एंड यही बात है, एग्जिट। टिक कराने वाला है एग्जामिनर। टेक्निकल बात है ये, बस खत्म करना चाह रहे हैं चैप्टर को। तो आगे चलते हैं जी, ओलिगोपोली। तो ग्रीक भाषा के शब्द ओलिगो से लिया गया है। ओलिगो बोले तो फ्यू, पोली बोले तो सेलर। बचपन में भी बताया था, फ्यू सेलर बट लार्ज इन साइज। फीचर्स वाली बात इंपॉर्टेंट है, वो फीचर्स लिखकर ऑड मैन आउट कराएगा। ओलिगोपोली के तीन फीचर लिखेगा और एक दूसरा लिख देगा,
तो सबको मालूम है फ्यू सेलर्स बट लार्ज इन साइज, ये बढ़िया बात है। इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर, सारी फर्म्स, बच्चों इसको लेकर मैंने बचपन में कहानी सुनाई थी, इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर को लेकर कहानी सुनाई थी, दोबारा बोल देता हूँ जिन बच्चों ने बचपन में क्लास 10 नहीं करी। अरे सुरेंद्र, चेस की गेम खेलनी आती है? हाँ भैया। शतरंज के खेल में दो लोग आमने सामने बैठे हुए खेल कर रहे हैं, तो भैया रामलाल की चाल श्यामलाल के चाल पर डिपेंड करेगी, श्यामलाल की चाल रामलाल के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी आप कौन सी चाल चलोगे डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रतिस्पर्धी है जो आपके सामने बैठा हुआ है वो कौन सी चाल चलेगा। तो दोनों की दोनों फर्म्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन नोन एज इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर, जस्ट लाइक द गेम ऑफ शतरंज। चेस का गेम समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ भैया। शतरंज के खेल में आप ब्लाइंड चाल नहीं चल सकते, आंख बंद करके हार जाओगे, राजा मारा जाएगा। तो जो सामने वाला चलेगा उसकी चाल के ऊपर बेस्ड आपकी चाल रहेगी। यानी दोनों की दोनों पार्टियां, दोनों की दोनों फर्म बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट। एक की चाल के अकॉर्डिंग दूसरे ने अगर एक्शन नहीं लिया, करोड़ों, भैया यहां मैंने क्या बोला है, फ्यू सेलर्स बट लार्ज इन साइज, अगर उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लिया, करोड़ों रुपए की सेल, रुपए 2 रुपए की सेल नहीं कह रहा, करोड़ों रुपए की सेल एंड बहुत बड़ा साइज ऑफ मार्केट इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? यश यश हाँ भैया। तो इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर, यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी, देखो आपस में जो प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा होती है। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अपने बंदे दूसरी कंपनी में बिठाने पड़ते हैं ताकि वक्त से पहले उनकी पॉलिसी का हमें पता चल जाए। अरे सामने वाली कंपनी चाह रही है कि वो 5 किलो साबुन के साथ एक साबुन फ्री देगी, तो जब वो पॉलिसी बना रही है हमें तभी पता चल जाना चाहिए ताकि हम उसके अगेंस्ट वैसी पॉलिसी मार्केट में इनिशिएट कर दे। अगर हमने 10 दिन की भी देरी कर दी, आपको मैं यहाँ हिंदुस्तान की, अरे आजकल पेंडेमिक चल रहा है, अरे जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना। रेमडेसिविर का इंजेक्शन होता है बच्चों, जो बहुत ही सीरियस हाँ भैया। कंडीशन में पेशेंट होता है, उसको देना कंपलसरी होता है, अदरवाइज लाइफ नहीं बचाई जा सकती। बोलते जाओ हाँ या ना, अरे बोलो। हाँ भैया। तो हिंदुस्तान में क्या हुआ, इन्होंने, भारत सरकार ने उसी वक्त जब ये पता चला कि हमारे यहाँ इंजेक्शन की शॉर्टेज है, अरे महीने 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने उसी वक्त नए प्लांट लगाए मध्य प्रदेश में और जगह जगह। 15 से 20 दिन लग गए उसकी सप्लाई आने में। अब इस वक्त पूरे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों वो जो 10 दिन में इतने लोग जो चले गए, नुकसान तो हो ही गया ना। तो अगर ये पहले से ही पता चल जाता और पहले से ही भाई वही प्लांट जो भारत सरकार ने बाद में लगाया, 2 महीने पहले लगा देते, लाखों लोगों को बचा लेते। भाषा समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यश हाँ भैया। तो यहाँ पर इसी तरह का झगड़ा रहता है दोनों फर्मों में। अगर 20 दिन बाद सामने वाली की पॉलिसी का पता चला ना, करोड़ों रुपए साफ हो जाएंगे इधर से, और खाली करोड़ों रुपए साफ नहीं होंगे, साइज ऑफ मार्केट भी इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा होती है। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट बहुत, बच्चों मोनोपोलिस्टिक में दुकान के बाहर बोर्ड लगाना सेलिंग कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, पंपलेट बांटना 1000, 2000, 5000, 10,000 खर्च हो रहा है। यहाँ पर ये फर्म एक ब्रांड एम्बेसडर हायर करो 100 करोड़ रुपए लग जाते हैं। एक बार टीवी में डील करो किसी कंपनी से कि भाई 2 साल तक आपको हमारा विज्ञापन दिखाना है, विज्ञापन समझते हो ना, एडवर्टाइजमेंट, पता चलता है 400 करोड़ की डील हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स वाले को कह दिया 1 साल तक न्यूज़पेपर में हमारी ऐड आनी है, वो सीधा बोलता है 50 लाख रुपए का। समझ में आ रहा है यश? लाखों करोड़ों। अरे ये जो हीरो, अरे मालूम है मैच होते हैं दुनिया भर के, ये वाला ट्रॉफी, हीरो कप, अब हीरो हांडा वाले कराते हैं, मुंजाल ग्रुप कराता है, तो हीरो कप का मैच कराने में ही करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है स्पॉन्सरशिप के लिए। समझ में आता है बच्चों? हाँ भैया। तो बच्चों इस तरह के फ्यू फर्म लार्ज इन साइज, करोड़ों रुपया खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। और इसे बच्चों एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग कॉस्ट को क्या कहा जाता है? परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। ये लोग मजबूर हैं, अगर ये खर्चा ना करे तो ये मार्केट से आउट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है यश? हाँ भैया। पेप्सी वाले ने किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, तो कोका कोला वालों को मजबूरी में दूसरा कोई
आदमी पकड़ना पड़ेगा और ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा और 100 करोड़ रुपए से देने पड़ेंगे। अगर वो नहीं देगा उसका साइज ऑफ मार्केट शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ। बात समझ में आ रही है? बाउंड टू स्पेंड द मनी इन द नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट नोन एज परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। बाउंड टू स्पेंड, एक खर्च कर रहा है दूसरे को खर्च करना पड़ता है, एक स्कीम लेके आ रहा है दूसरे को स्कीम लानी पड़ती है, नहीं तो मार्केट से आउट। एक कहता है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 इयर्स अरे आफ्टर सेल सर्विस दूंगा, दूसरी कंपनी को देनी पड़ती है, नहीं देगी, मार्केट से आउट। बात समझ में आ रही है यश? हाँ भैया। प्राइस रिजिडिटी, ये याद रखना बच्चों, पेपर में क्वेश्चन में टिक कराएगा। अरे मैं आपको यहाँ किंग डिमांड कर समझाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद, डायग्राम आएगा। क्या बोला है मयूरी? मैंने नाम बोलो जल्दी से। किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व प्राइस रिजिडिटी को रिफ्लेक्ट करता है, उसी की स्टोरी है जिसको भी मैं थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। प्राइस रिजिडिटी इस तरह के बाजार में सबको याद है, फ्यू फर्म बट लार्ज इन साइज। एग्जांपल ले रहा हूँ हिंदुस्तान की कोल्ड ड्रिंक कंपनियां। जितेश, कोल्ड ड्रिंक कंपनियां ओलिगोपोली, क्लियर है सबको? हाँ भैया। देखो अलग अलग कंपनियां हैं, सबकी कॉस्ट अलग अलग है। अरे सबकी कॉस्ट एक जैसी नहीं हो सकती, किसी की कॉस्ट कम है, किसी की कॉस्ट ज़्यादा है, किसी के गुड्स कम बिकते हैं, किसी के ज़्यादा। उसके बावजूद प्राइस रिजिडिटी, रिजिडिटी बोले तो फिक्स, ये सारे के सारे लोग आपस में प्राइस वॉर नहीं करते हैं। अरे सबकी कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक का रेट एक ही होता है, अलग अलग होता है? पूछ रहा हूँ आपसे मयूरी। लगभग सेम होता है। ये सेम होता है। यही कह रहा हूँ, प्राइस रिजिडिटी मॉडल है ये। अगर एक कंपनी ने कॉस्ट अलग अलग होने के बावजूद सब एक ही प्राइस को फॉलो कर रही हैं, इसी के लिए समझाने वाला हूं अभी क्या, किंग डिमांड कर्व का खेल समझाने वाला हूं। कॉस्ट अलग अलग होने के बाद भी एक ही प्राइस फॉलो कर रहे हैं। अगर एक कंपनी प्राइस घटा दे तो उसका साइज ऑफ मार्केट बढ़ जाएगा, दूसरों की साइज ऑफ मार्केट को कैप्चर कर लेगा, तो कोई भी दूसरी कंपनी एक के घटाने पर सारे दाम घटा लेंगे। ऐसी कंडीशन में सारी फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, साइज ऑफ मार्केट रिमेनिंग द सेम। तो ये सारी फर्मों को समझ में आ जाता है कि झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए ये लोग प्राइस रिजिडिटी मॉडल यानी प्राइस को फिक्स करके रखते हैं। महक खंडेलवाल, बात समझ में आ रही है? यस सर। गला काट प्रतियोगिता, क्या बोला है मयूरी मैंने? गला काट प्रतियोगिता। इंटेंसिव कंपटीशन। अगर किसी बाजार में कंपटीशन है और सबसे ज्यादा कंपटीशन है तो वो ओलिगोपोली में। परफेक्ट कंपटीशन में बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन वहां पर भैया 1 रुपया भी चेंज करने की ताकत नहीं है। ऑल द फर्म्स बाउंड टू एक्सेप्ट द प्राइस सेटल्ड बाय द इंडस्ट्री। अठन्नी तो चेंज नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। तो लिखा जा रहा है परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन वहां कंपटीशन नाम का कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है वहां पर। सारी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, इंडस्ट्री के बनाए हुए प्राइस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जिस बाजार में पूछेगा सबसे ज्यादा कंपटीशन, उसका बाजार का नाम क्या है, और खबरदार परफेक्ट कंपटीशन लिखा दो। सबसे ज्यादा कंपटीशन कट थ्रोट कंपटीशन, जहां राइवल एक्शन चल रहा है, दूसरे पार्टी को क्या बोलते हैं, राइवलरी बोलते हैं। गला काट प्रतियोगिता चलती है, पहले से ही अपने मुखबिर, अरे मुखबिर समझते हो, अपनी पार्टी के लोग उस पार्टी में शामिल कराए जाते हैं ताकि वहां की बातें वक्त से पहले हमें पता चल जाएं और हम अपने यहाँ पॉलिसी बनाकर इमीडिएट चेंज कर सकें। यश, बात समझ में आ रही है? इंटेंसिव कंपटीशन। अगर हमने सामने वाले के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करा, साइज ऑफ मार्केट के साथ साथ करोड़ों रुपए की सेल इधर से उधर हो जाती है। बैरियर्स टू एंट्री, इतनी ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है कि इस तरह के बाजार में दूसरा आदमी एंटर नहीं हो सकता। प्राइस रिजिडिटी को लेकर अभी डायग्राम बनाने वाला हूं, किंग डिमांड का। ये किंग डिमांड कर्व जिस आदमी ने बनाया, नाम याद कर लो, एग्जामिनर टिक कराएगा। किंग डिमांड कर्व का मॉडल, अरे मॉडल का क्या बोलते हैं, प्राइस रिजिडिटी मॉडल। किंग डिमांड कर्व किसने बनाया? पॉल स्वीजी। यश, नाम बोलो। पॉल स्वीजी। पॉल स्वीजी नाम याद कर लो। इसके मॉडल का नाम क्या है? अरे मॉडल का नाम कौन बताएगा? प्राइस रिजिडिटी मॉडल। प्राइस रिजिडिटी मॉडल। रिजिडिटी बोले तो फिक्स, और उसके लिए उन्होंने जो डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में डिमांड कर्व कैसा है? टूटा हुआ मांग वक्र, किंग डिमांड कर्व। मैं इसकी चर्चा करना चाह रहा हूं, जरा इसकी चर्चा करना चाह रहा हूं, ये समझ लो। मॉडल का नाम है प्राइस रिजिडिटी मॉडल। बनाने वाला आदमी पॉल स्वीजी। ईयर है 1930। पूरी दुनिया में मंदी चल रही थी, पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। जल्दी बताओ कब चल रहा था मंदी? ईयर अगले चैप्टर में आएगा ये शब्द दोबारा। 1930।
1930 ग्रेट डिप्रेशन, पूरी दुनिया में मंदी चल रही थी। अरे मंदी समझते हो, जहां दाम घट रहे हैं उसके बाद कोई खरीदार अवेलेबल नहीं है, लोग सड़कों पे हैं, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, दाम कम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी डिमांड क्रिएट नहीं हो रही। समझ में आ रहा है बच्चों? पूरी दुनिया में 1930 ग्रेट डिप्रेशन, याद हो गया 1930 ग्रेट डिप्रेशन बच्चों, अगले चैप्टर में यूज होगा। आगे चलते हैं। पॉल स्वीजी का बनाया हुआ मॉडल, क्या प्राइस रिजिडिटी मॉडल, मैं थोड़ा इसकी चर्चा, बच्चों रट्टा मारोगे या समझोगे? जल्दी बोलो जी, बस ये अंतिम है समझने के लिए इस चैप्टर में। यस, समझना है। पॉल स्वीजी कह रहा है कोल्ड ड्रिंक कंपनियों में मैं एक कंपनी को मान लेता हूं पेप्सी, ये पेप्सी की डिमांड, ये मैंने पेप्सी की डिमांड बनाई है, पॉल स्वीजी इसका नाम रख रहा है प्रिसीव्ड डिमांड कर्व। जल्दी जल्दी बोलना है मेरी बात। अरे पॉल स्वीजी ने इसको, अरे मैंने क्या बोला है, ये किसकी डिमांड है? जल्दी बोलो, डिमांड ऑफ पेप्सी। इसे क्या नाम दिया? पॉल स्वीजी ने इसे टेक्निकली बोला प्रिसीव्ड डिमांड कर्व। रिपीट, रिसीव्ड डिमांड कर्व। रिसीव्ड डिमांड कर्व। अब पेप्सी जैसी, मान लो टोटल कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में 10 फर्म है, 10 फर्म है, 10 फर्म की टोटल डिमांड, टोटल डिमांड ये मैंने बना दी, 10 फर्म की टोटल डिमांड। बच्चे नजर आ गया? 10 फर्म की डिमांड, डिमांड ऑफ द होल प्रोडक्ट ग्रुप। अरे यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर काम करता है। अरे याद करो, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म भी थी, इंडस्ट्री भी थी, सबको याद है, ग्रुप ऑफ फर्म बोले तो इंडस्ट्री। यहाँ पर फर्म का कोई रोल नहीं है, इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं है, यहाँ किसका रोल है? ग्रुप बिहेवियर का। अरे कोल्ड ड्रिंक कंपनियां जितनी भी हैं वो एक ग्रुप है, पानी बेचने वाली जितनी कंपनियां हैं, बिस्लरी वाले, वो दूसरा ग्रुप है, जूस बेचने वाले तीसरा, ऐसे ही। अरे वो रसना वगैरह, रसना समझते हो ना बच्चों? रसना, रसना जैसे जितने भी प्रोडक्ट है, मयूरी समझ में आ रहा है? रसना, हाँ टैंक, भैया। वो सारा अलग प्रोडक्ट ग्रुप है। और इन सारों को मिलाओ तो क्या बोलेंगे? ड्रिंक इंडस्ट्री। ड्रिंक इंडस्ट्री, तो ड्रिंक इंडस्ट्री में पानी वाले आपस में लड़ेंगे, पानी वालों का कंपटीशन पानी वालों से, ग्रुप बिहेवियर। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक वालों का झगड़ा कोल्ड ड्रिंक वालों से, तो ग्रुप बिहेवियर चल रहा है यहाँ पर। तो सारी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड, हिंदुस्तान की टोटल डिमांड ऑफ होल पूरा प्रोडक्ट ग्रुप है कोल्ड ड्रिंक वाला, ये टोटल डिमांड है बच्चे। अब ये टोटल डिमांड है कोल्ड ड्रिंक की, इसको 10 फर्म्स में डिवाइड कर दो तो जो आएगा उसे बोलेंगे प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व। यहां मैंने लाइन खींच दी है बच्चे, ये प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व, ये नजर आ रहा है बच्चों? अरे जल्दी जल्दी बोलो जो मैंने हाँ बताया। भैया। हाँ भैया। मैंने पहले जो नीले रंग की लाइन खींची है उसे मैंने बोला है पेप्सी की डिमांड। पॉल स्वीजी उसे नाम दे रहा है छोटा डी, छोटा डी। ये किसकी डिमांड है? पेप्सी की। अरे ये याद हो गया? थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लिया है, पेप्सी, सिर्फ पेप्सी की डिमांड है। ये हाँ जो भैया। मैंने बड़ा डी, ये डी प्रोडक्ट ग्रुप वाला जो मैंने बनाया है, ये हिंदुस्तान में टोटल कोल्ड ड्रिंक की डिमांड है, और 10 फर्म है तो 10 से डिवाइड कर दिया। तो ये रेड कलर की जो लाइन आ गई है इसे मैं बना रहा हूं प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व। प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व को मैंने कैपिटल डी से लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई? प्रोपोर्शनेट डिमांड कर्व, यस सर। प्रोपोर्शनेट का मतलब है ऑन एन एवरेज एक फर्म की डिमांड। अरे टोटल डिमांड को 10 से डिवाइड कर दो तो ऑन एन एवरेज एक फर्म की डिमांड, एवरेज है ये, और जो प्रिसीव्ड है वो पेप्सी का एक्चुअल है। तो मेरा जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, इसे पॉल स्वीजी बोल रहा है ई। क्या बोल रहा है बच्चों? ई बोले तो इक्विलिब्रियम। यश यहां तक समझ में आया? हाँ भैया। अब पॉल स्वीजी यहां क्या बोलता है उसकी बात सुनो। पॉल स्वीजी कह रहा है अगर पेप्सी दाम घटाए ये सोचकर कि उसकी डिमांड, अरे ध्यान से सुनना, पेप्सी सोचे कि उसका डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग अगर वो दाम घटा दे पी से P1 तो उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है सबको? यस जल्दी जल्दी बताओ। अरे उसकी डिमांड इतनी बढ़ हाँ जाएगी, भैया। ये वो सोचे और ऐसा सोच करके प्राइस घटा दे। ध्यान से सुनना, वो प्राइस घटाते पी से P1 कि ये सोच के कि प्राइस घट रहा है 10%, डिमांड बढ़ रही है 20%, फायदा होगा। जैसे ही वो ऐसा करेगा सारी फर्म दाम घटा देंगी। बच्चों प्रोपोर्शनेट का मतलब है एवरेज प्राइस। सारी फर्म, ये प्रोपोर्शनेट डिमांड कर हिंदुस्तान की सारी कोल्ड ड्रिंक कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें पेप्सी भी है, कोको कोला भी है, स्प्राइट भी है, माउंटेन ड्यू भी है। प्रोपोर्शनेट का मतलब एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल। तो सारी फर्म उसी वक्त दाम घटा देंगी, और ऐसी कंडीशन में जब सारी फर्म दाम घटाएंगी तो ध्यान से देखना सारे, ये जो जितनी डिमांड
पेप्सी की बढ़नी थी, वो पेप्सी की ना बढ़कर वो डिमांड सारी फर्म में बढ़ जाएगी, सारी फर्म में बढ़ जाएगी, और सारी फर्म की डिमांड ऑन एन एवरेज इतनी बढ़ेगी। अरे सारी फर्म की डिमांड इतनी बढ़ेगी, क्या उसे क्यू वन हो जाएगी। जो डिमांड खाली पेप्सी की बढ़नी थी वो 10 फर्मों में बढ़ेगी, और 10 फर्मों में बढ़ के पेप्सी की डिमांड सिर्फ क्यू वन रह जाएगी। क्या उसे क्यू वन समझ में आया यश? हाँ भैया। कुल मिला के मैंने ये बोला है कि अगर दाम घटेगा तो डिमांड कर्व छोटे डी वाला नीले रंग वाला काम ही नहीं करेगा, रेड कलर वाला काम करेगा। दाम के घटाने पर सारी फर्म दाम घटाएंगी, और ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन आएगा वो लाल रंग के डिमांड कर्व वाला होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? दाम घटाने के बाद डिमांड कर्व रेड कलर वाला, ये क्लियर है? अरे हाँ बहुत। भैया। अब बढ़ाने की बात करता हूं। पेप्सी सोचे कि वो दाम बढ़ा ले, ऐसी कंडीशन में अगर वो दाम बढ़ाता है, अरे पेप्सी नीले रंग की डिमांड करवे, ये सोच के वो दाम बढ़ाए कि सारी फर्म दाम बढ़ा देगी, कोई भी दाम नहीं बढ़ाएगा। बाजार में ऑलरेडी मंदे का काम चल रहा है, मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। अगर पेप्सी दाम बढ़ाएगा, कोई भी दाम नहीं बढ़ाएगा, ऐसी कंडीशन में पेप्सी की डिमांड घट जाएगी। यानी दाम बढ़ेगा तो डिमांड कर्व नीले रंग का, दाम घटेगा तो डिमांड कर्व लाल रंग वाला, क्योंकि सारे रिएक्ट करेंगे। यानी हमारा डिमांड कर्व क्या हुआ अकॉर्डिंग टू पॉल, जो पॉल स्वीजी ने बोला उसके शब्द में एज इट इज यहाँ बता रहा हूँ, आपकी किताबों में कहीं लिखे हुए नहीं है। कुल मिलाकर दाम बढ़ाते हुए नीले रंग वाला डिमांड कर्व काम कर रहा है, और दाम घटाते वक्त लाल रंग वाला डिमांड कर्व काम कर रहा है। तो जो रियल स्टोरी है वो मैंने यहाँ छोड़ दी है, इमेजिनरी वाली बात हटा दी। इसे बोलते हैं किंग डिमांड कर्व, टूटा हुआ मांग वक्र, ऐसा पॉल स्वीजी ने समझाया। इतनी बात समझ में आ गई? पॉल स्वीजी के डिमांड कर्व को टेक्निकली छोटा डी बड़ा ई कैपिटल डी ये बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो जी। हाँ भैया। अब भी मैंने डिमांड कर्व समझाया सिर्फ, अभी मैं प्राइस रिजिडिटी मॉडल को समझाने का काम कर रहा हूँ। बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये शब्द की चर्चा करेगा वो आंसर्स के लिए, तो बात समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। तो डिमांड कर्व मैंने आपका खींच दिया, डी ई बड़ा डी, छोटा डी ई बड़ा डी। अब सुनो, जब तक छोटा डी नीले रंग की लाइन काम कर रही है तब तक एम आर उसके अकॉर्डिंग चलेगा। देखो अब मैं एम आर खींचना चाह रहा हूं, बच्चों जब तक नीले रंग का डी काम कर रहा है तो एम आर उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अरे ये बात क्लियर हो गई? ये बच्चों जल्दी बोलो। जब लाल रंग वाला डिमांड कर्व काम कर रहा है तो एम आर लाल रंग वाले डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग आएगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों? अरे बात समझ में आ गई? हाँ भैया। कुल मिला के डिमांड कर्व तो टूटा हुआ है, छोटा डी बड़ा ई डी, लेकिन जब उसके अगेंस्ट में हम उसका एम आर खींचते हैं तो एम आर टूटा हुआ नजर, अरे देख रहे हो एम आर के बीच में गैप है, अरे नजर आ रहा है बच्चों? हाँ भैया। कुल मिला के यहां मैं बहुत सारे मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना रहा हूं। पेप्सी का मार्जिनल कॉस्ट मैंने बनाया। ये अरे 2-3 कोल्ड ड्रिंक कंपनियों के नाम बोलो जरा जल्दी जल्दी। पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू। अब आप देखो इन सबकी कॉस्ट अलग अलग है, MC1, MC2, MC3, MC4। कॉस्ट अलग होने के बावजूद इन सबका MC MR को जहां काट रहा है, क्वांटिटी का सेटलमेंट हो रहा है। सबको मालूम है MC MR जहां काटता है आउटपुट का सेटलमेंट होता है। उस आउटपुट को हम डिमांड कर्व पर देख रहे हैं, प्राइस का सेटलमेंट हो रहा है। ये सारी फर्म देख लो एक ही प्राइस पर बेचेंगी वस्तु को, इस बात को मैंने समझाया है। ये पॉल स्वीजी का कर्व है, अलग अलग कॉस्ट होने के बावजूद ये सारी फर्म एक ही प्राइस पर बेचना चाह रही है। मैंने उसका कंक्लूजन सामने डायग्राम के माध्यम से समझाया है, किंग डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? प्राइस रिजिडिटी मॉडल। कॉस्ट अलग अलग होने के बावजूद दे सोल्ड देयर प्रोडक्ट एट सेम प्राइस। ये क्लियर हो गया सबको? हाँ भैया। अनुषा क्लियर है बच्चे? यस सर। आगे चलेंगे। दोबारा बता दो ये किस आदमी ने बनाया, उस आदमी का नाम पॉल स्वीजी। मॉडल का नाम जल्दी से, मॉडल प्राइस रिजिडिटी मॉडल। और जो कर्व बनाया है वो क्या नाम है? किंग डिमांड कर्व। छोटा डी बड़ा ई बड़ा,
छोटा डी बड़ा ई बड़ा डी, टेक्निकल लेवल जो उसने उस जमाने में बनाए थे। मेरी तरफ से चैप्टर क्लोज। इसमें एक और बात याद रखना, इन चारों मार्केट का कंपैरिजन आप सबको याद है भाई, फीचर्स याद हैं तो आमने सामने लिख सकते हो, वही कंपैरिजन है जिसको वो यूज़ करेगा। अब सबसे अरे ये मैंने इसके प्रिसाइज नोट्स भी आपके पास भेजे हुए हैं, बीसीसी ऐप पर मैंने सब लगा रखे हैं, ये मैंने अगले चैप्टर को भी लगा दिया है। अरे किसी ने पढ़ लिया क्या ये प्रिसाइज नोट्स जो मैंने भेजे हुए हैं आपके पास? पढ़ा या मैं बताऊं उसमें कोई मेजर एरिया? जल्दी जल्दी बोलो जी। भैया अभी नहीं पढ़ा। तो जल्दी से जो जो नई बात है वो मैं एक बार जल्दी जल्दी कंक्लूड कर देता हूँ, खत्म करता हूँ और क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। मेरा क्वेश्चन पूरी क्लास से, जब MRMC से बड़ा होगा तो आउटपुट में क्या इफेक्ट आएगा, जल्दी बताओ। अरे MRMC के बराबर होता है तो आउटपुट का सेटलमेंट होता है, तो मेरा क्वेश्चन है अगर MRMC से बड़ा है तो आउटपुट का प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ेगा। अरे बचपन याद नहीं आ रहा इसका मतलब आपको? ये देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये MR ये MC, सारे बच्चे देख रहे हैं, जहां MRMC के बराबर है सबको मालूम है आउटपुट का सेटलमेंट हो जाता है। मैं कह रहा हूं यहाँ सामने 3 पॉसिबिलिटी है। पहला फेज जब MRMC से बड़ा है तो वो पूछ रहा है क्या होगा, डिसीजन याद कर लो, पेपर में टिक कराएगा, आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। यश याद हो गया? यश बाबा हाँ भैया। ऐसे ही अगला फेज याद कर लो, ये आखिरी वाला ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, जब MR कम है और MC ज्यादा है तो वो कहेगा क्या होगा आउटपुट में, आउटपुट घटेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। ये डिसीजन याद करना, वो MCQ में लिखेगा कि MR अगर MC से बड़ा है तो आउटपुट बढ़ेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए, MR अगर MC से कम है तो आउटपुट घटेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, जिस पर आउटपुट का सेटलमेंट होता है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमम। ये याद हो गया बच्चों? अरे बोलो। हाँ भैया। हाँ जी, तो आगे चल रहे थे, ऐसा कुछ जो पेपर में रहता है उसका डिस्कशन करना चाह रहा था। प्योर कंपटीशन मैंने याद कराया था, कोई बताएगा? पहले 3 फीचर्स याद करने हैं परफेक्ट कंपटीशन वाले। अरे याद है बच्चों, ये पेपर में आया हुआ है। अरे प्योर कंपटीशन बोलो जल्दी से। अरे पहले बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी जो आपने पहले 3 फीचर परफेक्ट कंपटीशन के याद करने से प्योर कंपटीशन बोलते हैं, ये आपको याद करना है। अगली बात जो आपको याद है, बहुत अच्छे से डिस्कशन हो चुका है, उसकी चर्चा नहीं कर रहा। जो पेपर में आते हैं और जहां कंफ्यूजन हो सकती है सिर्फ उन्हीं का डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों। ये 11 पॉइंट, ये मैंने कहा है पेपर का इंपॉर्टेंट एरिया, कई बार चर्चा कर चुका हूं। सुरेंद्र याद है AR कर्व को क्या बोलते हैं? डिमांड। सबको याद रखना है। एक्चुअली में डिमांड कर्व, जिस प्राइस पर दुकानदार बेच रहा है उसी प्राइस पर कस्टमर खरीद रहा है, तो कस्टमर खरीद रहा है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड कर्व, दुकानदार बेच रहा है, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस लाइन और AR कर्व डिमांड कर्व के बराबर है। बात समझ में आ गई क्यों सुरेंद्र? बात वो AR कर्व की कर रहा होगा, प्राइस लाइन की, और आंसर टिक करा रहा होगा इलास्टिसिटी वाला, तो इलास्टिसिटी तो समझ जाना, प्राइस लाइन ही डिमांड कर्व होता है, और आंसर आप ऑप्ट कर सकते हो। आगे चलेंगे जी। किंग डिमांड कर्व मैंने अभी अभी समझाया है। ये किंग डिमांड कर्व जल्दी बताओ किसने बनाया? इसके मॉडल को क्या बोलते हैं? प्राइस रिलेटेड मॉडल। इसमें किस चीज की चर्चा होती है? अलग अलग कॉस्ट पर बनाने के बावजूद सारी फर्म एक ही प्राइस पर बेचने के लिए बाउंड हो जाती है, ऐसा पॉल स्वीजी बोल रहा है। अरे शटडाउन पॉइंट मैंने याद करा दिया सबको, जब प्राइस लेस देन इक्वल टू, बोलो पूरी क्लास, ABC एवरेज बराबर या उसके कम हो जाए तो शटडाउन पॉइंट है, अदरवाइज फैक्ट्री घाटे में भी चलेगी। याद करा चुका हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के मेन एरिया है जहां पर क्वेश्चन रहता है, आ रहा है जहां पर क्वेश्चन। पॉइंट पर आ जाओ। ये बच्चों मैंने फार्मूला याद कराया है। अरे याद आ रहा है आपको? फार्मूला याद कराया, MR बराबर है AR, ब्रैकेट में E माइनस, ये फार्मूला याद रखना। इस फार्मूले को लेकर या तो फार्मूले को टिक कराएगा कौन सा सही कौन सा गलत, या इसको लेकर मैंने एक डायग्राम बना के कुछ रिलेशन डेवलप करे थे। अरे याद आ रहा है? हाँ भैया। अरे वो रिलेशन मैंने बनाया था कि जहां पर MR 0 वहां पर डिमांड कर्व कैसा होगा, याद आ रहा है बच्चों? इक्वल टू 1, और अगर लेस देन 1 है तो नेगेटिव, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो MR इज पॉजिटिव। ये इस बात से प्रूव हो रहा है फार्मूले से। चलूं आगे? हाँ भैया। अच्छा, ये
18 पॉइंट और एक बारी। ये समझ में आ रहा है आपको? हर फैक्ट्री तब तक चलेगी जब उसके वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा उसकी कलेक्शन आ रही है। अरे वेरिएबल कॉस्ट से 1 रुपया भी ज्यादा मिल रहा है, फैक्ट्री कंटिन्यू द प्रोडक्शन। शटडाउन का उल्टा चल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट से 1 रुपया भी ज्यादा मिल जाए, फायदा पूरा मिले ना मिले कोई चिंता की बात नहीं है, फैक्ट्री चलेगी। अरे याद आ रहा है सबको? जल्दी बोलो। हाँ हाँ भैया। 19 पॉइंट। अरे डिमांड और सप्लाई दोनों के दोनों बढ़ जाएं, सबको मालूम है एक साथ डिमांड कब सप्लाई कब दोनों के दोनों बढ़े। अब वो ये नहीं कह रहा कौन सा ज्यादा बढ़ रहा है कौन सा कम बढ़ रहा है, जब दोनों बढ़ रहे हैं तो एक बात कॉमन है, क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन प्राइस सेम भी, इक्विलिब्रियम प्राइस सेम भी रह सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये क्लियर हो गया बच्चों सबको? हाँ हाँ और भैया। अगर दोनों सेम रेशो में बढ़े तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी सेम रहेगा। अरे डायग्राम बना के सबने सीख रखा है, डिमांड के चैप्टर में भी करा है, यहाँ भी करा है। अरे याद आ रहा है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। अब देखो पॉइंट नंबर 20, बिना डायग्राम बनाए आपके माइंड में चलना चाहिए। डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई थोड़ा बढ़ रहा है। अरे डिमांड ज्यादा सप्लाई थोड़ा बढ़ रहा है, बताओ शॉर्टेज हो रही है सरप्लस? पूरी क्लास जल्दी। शॉर्टेज। शॉर्टेज से प्राइस में क्या शॉर्टेज इफेक्ट हो रही आएगा? है, प्राइस में क्या effect- प्राइस इंक्रीज पड़ेगा। बस बढ़िया। तो बस ये बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे डिसीजन लेना है। एक 24 वाली बात बढ़िया है। मोनोपोली में सबको नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इसलिए कॉस्ट और प्राइस सेम होता है, लेकिन लेकिन मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में दोनों में एआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऐसी कंडीशन में डायग्राम देख लेना इक्विलिब्रियम के, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कराएगा वो। अरे मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है प्राइस, बात समझ में आ गई सबको बच्चों? हाँ भैया। हाँ बोलो बच्चे। कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा था? क्वेश्चन शुरू करना चाह रहा हूँ, बोलो बच्चों, शुरू करें क्वेश्चंस? हाँ भैया। हाँ, पहला क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम प्राइस। सामने टेबल बनी हुई है, देखो जहां क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड बराबर है वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा। यश आंसर बोलना है, अरे जल्दी बोलो। 4 4। मुझे लैंग्वेज सी पार्ट चाहिए। आंसर। आंसर आ गया बच्चों, 4 बिल्कुल ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर है। लैंग्वेज बोल दो इक्विलिब्रियम प्राइस जल्दी से, यही बच्चा। The free forces of market demand and market supply is equal to where at a point T where quantity demand is equal to quantity supplied or equilibrium price will be determined. Equilibrium price is settled through the free forces of market demand and market supply at a point where quantity demanded is equal to quantity supplied. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 जितेश बाबा, नंबर आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल पाओगे। Assume that price 10, डाटा लिखना पड़ेगा पहले, कहीं रफ कॉपी कहीं है आपके पास। प्राइस बोले तो AR, AR क्वेश्चन में 20 है, क्वांटिटी कितनी चल रही है? 9। 9 फिर वो कह रहा है प्राइस हो गया 20 के बाद 90, 90, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 10। आपको एमआर निकालना है, एमआर सीधा नहीं निकाल सकते, एआर से पहले टीआर निकालो। तो 20 इंटू 9, जल्दी बोलो टीआर, 20 इंटू 9, 180 90 इंटू 10 कितना? 190। 180 अब बता दो एमआर, अरे डिफरेंस बताओ 10 फटाफट। 10 अरे मयूरी समझ में आ गया निकालना? Yes, sir. मयूरी को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है, कॉपी होनी चाहिए आपके पास, जल्दी से डाटा लिखो, पूरा करो और बोलो। बिल्कुल ऐसे ही है, सारे बच्चे कर लो ये। AR 20 चल रहा है, प्राइस AR 20, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चल रही है? 15। वो कह रहे हैं प्राइस 18 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 16 हो गया। फिर एमआर बताना है, अरे पहले मल्टीप्लाई करके टीआर निकाल लो, पहले वाले में 300, 16 इंटू 80 कितना आया बच्चों? बोल नहीं रहे। 288 288, क्या बढ़िया। एमआर बता दो कितना आ गया? 12. 12। 12. मयूरी को आंसर बोलना है नंबर 4 का। नंबर 4, सपोज द फर्म इज प्रोड्यूसिंग ए लेवल ऑफ आउटपुट सच दैट एमआर इज, अभी देखो मैंने बोला था एमआर एमसी से बड़ा है, फर्म क्या करेगी? मयूरी बीच में कोई बोलेगा नहीं। एक सेकंड सर. Output increase. यस यस बिल्कुल ठीक है, जल्दी भैया आपको समय बचाना है।
इतना समय बचाना है कि दोबारा क्वेश्चन को रीड कर सको और डिसीजन चेक कर सको। अच्छा, पेपर में किस तरह से करा जाता है, थोड़ी स्ट्रेटेजी बना ली आपने? अरे कैसे आप करोगे? अरे OMR शीट मिलेगी। अनुषा समझ रहे हो OMR शीट क्या होती है? यस सर, जिसके अंदर बबल्स होते हैं। हाँ। अरे सुरेंद्र समझ में आ रहा है? बबल वाली शीट मिलेगी, एक हाँ भैया। OMR शीट मिलेगी, एक अलग से बुकलेट मिलेगी जिसमें लेफ्ट साइड में हिंदी में, राइट साइड में इंग्लिश में सेम क्वेश्चन चल रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चल रही होगी विद 4 ऑप्शंस। ये समझ में आया सुरेंद्र बाबा? हाँ भैया। उसके ऊपर आप उस बुक को जब आपको देंगे तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होगा, आप उसे ओपन नहीं कर सकते जब तक बेल नहीं बजेगी। तो जैसे ही वो बेल बजेगी तो आपका पेपर स्टार्ट, आप स्टिकर को हटाओगे और स्टार्ट करोगे। कैसे करोगे? स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भैया। इसको रोक के पहले मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आईडी, क्योंकि पहले कभी इस तरह के पेपर आपने करे नहीं है ना, तो पता होना चाहिए कभी गड़बड़ कर जाओ। कौन मयूरी बताओगे कैसे करोगे, क्या स्ट्रेटेजी है? सर अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कोई नहीं है। हे भगवान। अरे आपको एक क्वेश्चन की बुकलेट मिल रही है, एक अलग से OMR शीट मिल रही है, तो आप क्या करोगे? मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने पढ़ा और आपके अकॉर्डिंग डी है, तो आप क्या करोगे? सीधा डी OMR शीट पर फिल कर दोगे, बबल में फिल कर दोगे? जल्दी बोलो यस और नो। नो सर। क्या करोगे? यही पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ स्ट्रेटेजी। सर छोटा सा टिक कर देंगे जिसमें दिखे भी ना। नहीं, कहाँ टिक करोगे? OMR पे टिक करोगे? नहीं सर, क्वेश्चन पेपर पे। अनुषा क्या कह रहे हो? OMR शीट पर टिक करोगे? नहीं, क्वेश्चन पेपर पे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, सारे सुन लो ध्यान से। भैया आपको स्पीड बढ़ा के रखनी है, अपनी घड़ी सामने रखनी है, टाइमिंग का ध्यान रखना है। पहले से ही ये तैयार कर लो कि आपका हाफ एन आवर में इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ये माइंड मेकअप पहले से प्लान करके जाना, घड़ी सामने रखना। और जब आप क्वेश्चन पेपर्स को ओपन करोगे तो बस सारे टिक, जो भी आपको बेस्ट ऐसा होगा। देखो पहले क्वेश्चन में आपको परफेक्ट आंसर नजर आ रहा है, यही है, कोई चेंज ही नहीं है, टिक कर लो। दूसरे वाले में आपको लग रहा है 2 आंसरों में से कोई एक ठीक है, तो उन दोनों पे अब डाउट है कौन सा ज्यादा कौन सा गड़बड़, तो उसको आप होल्ड कर लो। ऐसे निशान बना लो कि इसमें आपके 2 कंफर्म आंसर में से एक ठीक है। किसी क्वेश्चन का बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप पेंसिल को यूज करना है, क्वेश्चन पेपर को यूज करना है, जो कंफर्म है उसको पेंसिल से टिक करो। खबरदार OMR शीट को नहीं छेड़ना है अभी आपने। अरे मयूरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मान लो 50 क्वेश्चन आपने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसमें से आप 30 क्वेश्चन सिंगल रीडिंग में परफेक्ट आंसर निकाल चुके हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें समय लगेगा, इस वजह से करनी, अरे मैथ्स के क्वेश्चनों में समय लगता है, तो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें समय लगेगा और समय आप बाद में देना चाह रहे हैं, इसलिए आपने उसको करा नहीं, इसीलिए वो छूट गए हैं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2-4-5 मिनट लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट है ए या बी, तो ऐसे वाले आपने निशान लगा लिए। कुछ कन्फर्म है, कुछ में डाउट है। जब ये सारा हो जाए ना आपका, फिर आप घड़ी को सामने देखते रहना। आपने स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप कितनी देर में OMR शीट को फिल कर सकते हो। अनुषा बताओ, आप OMR शीट को फिल करने में कितना समय लगाओगे? ये स्ट्रेटेजी पहले से घर पे बना के जाना। 15 मिनट। 15 मिनट। तो भैया 15 मिनट पहले तक आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे ही काम करोगे। जो कंफर्म आंसर हो चुके हैं, बचा हुआ समय, पहले जो जिनमें समय ज्यादा लगना था, जल्दबाजी के चक्कर में आपने छोड़ दिए थे, उनको कैलकुलेट करो सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड चलेगा पूरे पेपर में, उसमें जहां पर समय लगने की वजह से आपने छोड़ दिए थे उसे करोगे। फिर भी समय बच गया, थर्ड राउंड चलेगा। थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन करोगे जहां आपको लग रहा है ए बी कौन सा आंसर है, थोड़ा सोच के आप आंसर निकाल सकोगे। बात समझ में आ रही है? हर्ष, सुरेंद्र, बच्चे क्लियर है? अभी और जब 15 मिनट आपको OMR शीट भरने में लगने हैं, जैसे ही घड़ी में आप देखो 15 मिनट बचे हैं, 18 मिनट बचे हैं, बस अब आप OMR शीट को भरने का काम शुरू कर देना। टिंग टिंग, पहला क्वेश्चन डी आंसर। अरे इधर एक तरफ OMR शीट है, एक तरफ क्वेश्चन पेपर है, तो वहां देखना पहले का सी आपने टिक कर रखा है तो फिल करो बड़े ध्यान से। खबरदार डबल मत कर देना। एक्चुअली में वो है ना, आपकी OMR शीट को स्कैन करते हैं, स्कैन करते ही रिजल्ट आ जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एक को करके मिटाया और स्कैन करने में वो भी आ गया, आपका नुकसान है, आपको फायदा नहीं मिलेगा। अनुषा बात समझ में आ रही है? तो OMR शीट पर हमें करना है, वो पेन से करना है, पेंसिल से करना है? ये आपको कंडीशन वहां चेक करनी पड़ेगी कि उसमें लिखा होता है, ये वहां लिखा होता है कि OMR शीट पर जो सर्कल भरना है, टिक मत करना, सर्कल भरना होता है। वहां लिखा होगा कि ब्लू बॉल पेन को यूज करना है। वो अभी आप एक बारी गूगल पे चेक करोगे तो डाटा आ जाएगा बच्चे,
अनुषा? यस सर, ओके। तो वो वाला पेन बॉल पेन से या पेंसिल से? बॉल पेन की बात कर, आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं, पुराने जमाने में पेंसिल का यूज करवाते थे, आजकल तो बॉल पेन का यूज कराते हैं। बट कलर एक बार चेक कर लेना, वो ब्लैक की बात कर रहा है या, क्योंकि वो OMR शीट एज इट इज स्कैन होती है और अपने आप उसी एक सेकंड में रिजल्ट तैयार हो जाता है। सुरेंद्र, बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो बॉल पेन ब्लैक वाला या ब्लू वाला, ये चेक कर लेना एक बारी, गूगल पे आई उससे डाटा आ जाएगा, और वही वाले पेन लेके जाना, और वो आखिरी में करना है। और पेंसिल से गए तो फिर पेंसिल से करना है। क्लियर है अनुषा? यस सर। और जिनमें कोई भी कंफ्यूजन है, खबरदार तुक्के मत मार देना, नेगेटिव मार्किंग साथ चलती है। वापस आता हूं जी। तो जितेश, क्वेश्चन नंबर 4 पर आपका नंबर बोलो बच्चे। Firm should increase output. D. 4 तो हो गया था, MR MC से बड़ा है तो प्रोड्यूसर इंक्रीज द आउटपुट टिल MR इज इक्वल टू MC। अभी अभी याद कराया। फिफ्थ में, Fifth वाला C. फिफ्थ वाले में MR का मतलब पूछ रहा है वो, MR इज इक्वल टू C. Change in P into Q due to 1 unit charge in बिल्कुल output. बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। क्या बोल रहा है बच्चों? बच्चों वो बोल रहा है, अरे P इंटू क्यू बोले तो क्या होता है, देखो क्या कलाकारी करी है, P इंटू क्यू बोले तो TR, तो बोल रहा है डेल्टा TR डिवाइडेड बाय, अरे फार्मूला बना दिया उसने लेकिन अपने तरीके से लिखा है, डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। अनुषा याद आ रहा है? P इंटू क्यू TR होता है। यस सर। अनुषा को बोलना है 6 क्वेश्चन का आंसर। अनुषा? सर ए पार्ट। ए पार्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप, टोटल रेवेन्यू 1 लाख, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 75,000, इम्प्लिसिट कॉस्ट 30,000। तो क्या कंक्लूजन है, क्या बोला है आपने आंसर? ए पार्ट लॉस हो रहा है 5,000 रुपीज का। भैया मैं फार्मूले सुनना चाहूंगा यहाँ पर अनुषा से, इकोनॉमिक प्रॉफिट का फार्मूला। खबरदार गलत बताया तो। अनुषा फार्मूला। हे भगवान जी, ये आपने लॉस का आंसर टिक कैसे करा, फार्मूला आपको पता नहीं है? सर हाँ इकोनॉमिक, सर इसमें मैंने क्या करा, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी और इम्प्लिसिट कॉस्ट को प्लस कर दिया, टोटल कॉस्ट। बच्चे फार्मूला ही तो पूछ रहा हूँ, तभी तो कुछ अप्लाई करोगे। घाटा आपके ने कैसे बताया, फार्मूले के बगैर टिक ही नहीं हो सकता। टोटल रेवेन्यू माइनस, अरे जल्दी बोलो। एक्सप्लिसिट। हे भगवान, बच्चे पेपर है 10 दिन बाद, अरे इसे कोई चाय वाय पिलाओ भाई। अनुषा, अरे मैंने याद कराया, टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, जल्दी बोलो। अनुषा, इकोनॉमिक कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू से माइनस करो इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? अरे बोलो, इकोनॉमिक कॉस्ट काउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं। यही फार्मूला यहाँ लग रहा है। टोटल रेवेन्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीधा सीधा 1 लाख। इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी आ रही है? 75,000 जमा 30,000 कितना होता है? 1,05,000। यहाँ एग्जैक्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट की जगह इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, -5,000 आ रहा है बच्चों। और जब मैं ये बात पूछ रहा हूँ तो दूसरा फार्मूला भी पूछूंगा, अनुषा से ही पूछूंगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अनुषा, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अरे कहाँ है बच्चा? यस सर, नहीं पता। अरे अरे याद तो कराया कॉस्ट के। मयूरी, अकाउंटिंग प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। हे भगवान, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, आप कॉस्ट का टोटल बोल रहे हैं। अरे प्रॉफिट रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस होता है मेरे बच्चों। टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट। यस, ये कहाँ है भैया, ये गड़बड़ क्यों हो रही है? कितना इंपॉर्टेंट एरिया कॉस्ट में हमने करा है, जिसको लेकर सामने क्वेश्चन बना दिया अगले ने। भैया थोड़ा रिवीजन का काम कर लो। अरे अनुषा, आजकल कितनी देर पढ़ाई चल रही है? 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, या चल ही नहीं रही? चल रही है, 6-7 घंटे चल रही है। मेरा कहने का मतलब है, जब इतना समय आप लगा रहे हो और इतने समय से आप पढ़ रहे हो, तो भैया कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि पढ़ाई का प्रेशर माइंड पे ले लिया है और सब। अंग्रेजों ने ना, जब हिंदुस्तान में जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हुई थी, तो व्हाइट वॉश, उन्होंने जनरल डायर को गिरफ्तार करके वहां भेज दिया था। और उन्होंने कहा, अरे लोगों के माइंड को साफ करने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया, वहां मुकदमा चलाएंगे। तो कोई ये तो नहीं है पढ़ाई के चक्कर में सब कुछ भूलने का काम हो रहा है? सब बच्चों से कह रहा हूँ, ज्यादा टेंशन लेने से नहीं होगा।
इंटेंसिटी इंप्रूव करो, आप मेमोरी पावर को इंप्रूव करो कि एक बार पढ़ लिया भूलने की समस्या खत्म हो जाए, ताकि कम समय ज़्यादा काम, एफिशिएंसी टू डू द वर्क बढ़ा लो, प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए। यश बात समझ में आ रही है? कभी आप समय ही गिनते रहो कि 12 घंटे पढ़ाई हो रही है, 18 घंटे, और पता चल रहा है प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं आ रही। अरे यश खंडेलवाल, आपको बचपन में याद कराया था मैंने, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बताएगा जरा? भैया जितने की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं एक ही जगह हाँ, पे। तो भैया यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तुम्हें पुराने जमाने में जो कोई टॉपिक समझाया जाता है इसीलिए नहीं समझाया जाता कि रट्टा मार लो, तुम भी ऐसे ही मत कर लेना या 18 घंटे काम करने का हो रहा है और पता चले 4 घंटे का भी प्रोडक्शन तैयार ना हो आपका। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मत क्रिएट कर देना अपने साथ। यश समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा प्रोडक्टिव एफिशिएंटली होना हाँ। चाहिए काम, माइंड को रिफ्रेश करा करो, हाँ भैया। उसके तरीके ढूंढो अपनी एनर्जेटिक, अपने आप को एनर्जेटिक बनाने के लिए। अब उसका कारण, एनर्जेटिक बनाने का कारण अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग है। कोई बच्चा बच्चों म्यूजिक सुन के एनर्जेटिक हो जाता है। मयूरी बात समझ में आ रही है? ये हर बच्चे की अपनी अपनी फिलॉसफी है। Yes, sir. ये आपको जज करना है कि आपकी एनर्जी कैसे बूस्ट होती है। किसी को टीवी देख के एनर्जी आ जाती है, किसी को मम्मी पापा से बात करके एनर्जी आ जाती है, किसी को खाना खा के एनर्जी आती है, किसी को डांस करके एनर्जी आती है, किसी को योगा करके आती है, किसी को मेडिटेशन करके आती है, किसी को अरे बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये आप अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकते हो, रास्ते आपको ढूंढने हैं, हमेशा ही आपके काम आने हैं। तो भैया यहाँ आंसर आ गया था। आंसर बच्चा ठीक बता रहा है, लेकिन कारण के बगैर पेपर में रटा हुआ सेम क्वेश्चन तो आना नहीं है। तो भैया वहां भी तो आंसर कैसे ढूंढोगे? मयूरी नंबर 7। Yes, sir. Which of correct. प्योर कंपटीशन में कौन सा फीचर नहीं होता है वो बोल रहा है। Absence of transportation cost. सबको मालूम है पहले 3 फीचर आपने याद कर रखे हैं, वो तीनों देख लो 1 2 3 में लगे हुए हैं, तो डमरू गलत है। जितेश क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। जल्दी से ये 9th 10th भी खत्म कर लो। जितेश आप ही बोल दो 9th भी और 10th भी। अरे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में एमआर किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ। केआर के। है क्या बोला? हे भगवान, क्या बोला इसने? एमसी के हाँ। अरे सबने याद करा है, प्रॉफिट मैक्सिमम केवल तब होता है जब एमसी एमआर के बराबर है, एमसी कट एमआर। भैया एक गड़बड़ झाला मत करो, मैं ठीक। हर मार्केट में याद करा रहा हूँ, सामने की सामने गलत कर रहे हो। जितेश 10th क्वेश्चन का आंसर, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। प्राइस टेकर, परफेक्ट कंपटीशन नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया समय की लिमिटेशन, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कोशिश करेंगे इसको तेजी से खत्म कर सके।